हेलो एवरीवन, आपका हमारे चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज की वीडियो में हम एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के सेक्शन 9 से स्टार्ट करेंगे, जो है नोटिस ऑफ। यदि हमें रेंट में इंक्रीज करना है तो उसका नोटिस हम कैसे देंगे। Where a landlord wishes to increase the rent of any accommodation, he shall give the tenant notice of his intention to make the increase, and insofar as such increase is lawful under this act, it shall be due and recoverable only in respect of the period of the tenancy after the expiry of 30 days from the date on which the notice is given। ये क्लॉज ये बोलता है यदि लैंडलॉर्ड जब चाहे, जब उसको लगता है कि जो रेंट में है वो इंक्रीज करना चाहिए, तो वो सबसे पहले इस चीज़ का नोटिस जो है वो टेनेंट को देगा। यहाँ पे ज़रूरी है कि यहाँ पे टेनेंट को नोटिस दिया जाएगा, उसे अपना इंटेंशन बताना होगा कि वो जो है रेंट में इंक्रीज़ करना चाहता है, और जो ऐसा रेंट जो इंक्रीज़ किया जाएगा वो लॉफुल होना चाहिए इस एक्ट के अंडर में, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, जो हम सेक्शन 6 और 7 में पढ़ते हैं। उसके अलावा लॉफुल इंक्रीज में यदि वो करना चाहता है रेंट में, तो वो उसका नोटिस जो है टेनेंट को देगा। और ऐसा यदि कोई इंक्रीज़ होता है बाद में, तो वो रिकवर किया जा सकता है उसी पीरियड के लिए जब वो नोटिस के एक्सपायर होने के 30 डेज़ के बाद में जो है वो रिकवर कर सकता है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड दिया गया 30 डेज़, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। 30 डेज़ के नोटिस देने के बाद जो है इंक्रीज कर सकता है रेंट में। क्लॉज 2 बात करता है एवरी नोटिस अंडर सबसेक्शन 1 मस्ट बी इन राइटिंग साइंड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द लैंडलॉर्ड and either be sent by registered post acknowledgement due to the tenant, or be tendered or delivered personally to him or to one of his family or servants at his residence, or if such tender or delivery is not practicable, affixed to a conspicuous part of the accommodation। ऐसा जो नोटिस दिया जाएगा क्लॉज 1 के अंदर में, वो राइटिंग में होना चाहिए। वो या तो जो नोटिस है वो लैंडलॉर्ड खुद साइन करेगा, या उसके बिहाफ में जिसको वो जो है बिहाफ में जिस पर्सन को ऑथराइज कर रखा है वो उस नोटिस को साइन करेगा। और ऐसा नोटिस जो है वो या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा जो है टेनेंट को दिया जाएगा, या फिर उसे पर्सनली डिलीवर किया जाएगा, या उसका कोई फैमिली मेम्बर जो उस एकोमोडेशन में उसके साथ में रह रहा है उसे देगा, या उसका जो सर्वेंट है जो है उस रेसिडेंस में, उस एकोमोडेशन में यदि कोई सर्वेंट है तो उसको भी वो डिलीवर कर सकता है पर्सनली। और यदि डिलीवरी या टेंडर जो है वो दोनों ही प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो वो एकोमोडेशन के किसी कॉन्स्पिशियस पार्ट में एफिक्स कर देगा, जिससे उस टेनेंट को जो है नोटिस मिल जाए कि ऐसा इंक्रीज जो है रेंट में करने वाला है लैंडलॉर्ड। यहाँ पे जब बात आएगी कि किस किस को नोटिस दिया जा सकता है, तो सीपीसी में और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो है सर्वेंट्स को भी नोटिस दिया जा सकता है, बट इन जो है नोटिस नहीं दिया जाता है। इसके बाद मूविंग फर्दर सेक्शन 10 की तरफ बढ़ते हैं। कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू फिक्स स्टैंडर्ड रेंट। जो रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, इस एक्ट के अंदर में इसको ऑथराइज किया गया है कि वो स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स कर सके। क्लॉज 1 कहता है द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इट इन दिस बिहाफ आइदर बाय द लैंडलॉर्ड और बाय द टेनेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर फिक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन। जो आरसी है शॉर्ट फॉर्म में रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, वो यदि इसको लैंडलॉर्ड या टेनेंट जो भी एप्लीकेशन देता है उनके बिहाफ में जो है जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर दिया गया है आगे, उस रिस्पेक्ट में जो है एकोमोडेशन में जो है स्टैंडर्ड रेंट जो है किसी एकोमोडेशन का जो है वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर सकता है। क्लॉज उसका सब क्लॉज 1 कहता है द स्टैंडर्ड रेंट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 और द इंक्रीज इफ एनी रिफर टू इन सेक्शन 8। यदि वो फर्स्ट टाइम जो है रेंट फिक्स कर रहे हैं स्टैंडर्ड रेंट फिक्स, तो जो आरसी है जो अथॉरिटी है वो सेक्शन 7 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगी। और यदि उस स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीज करना है, उसका फिक्स करना है इंक्रीज करके, तो वो सेक्शन 8 के जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेगी। क्लॉज 2 बात करता है in fixing the standard rent of any accommodation or the lawful increase thereof, the rent controlling authority shall fix an amount which appears to it to be reasonable, having regard to the provisions of section 7 or 8 section 8 and the circumstances of the case। जब भी आरसी जो है किसी भी एकोमोडेशन का जो है स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगी या किसी रेंट में जो है लॉफुल इंक्रीज करेगी, तो आरसी की ड्यूटी है कि जो अमाउंट जो इंक्रीज वो फिक्स कर रही है, रेंट जो फिक्स कर रही है, वो रीजनेबल अमाउंट होना चाहिए, और वो सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, और किसी पर्टिकुलर केस के सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग ही जो है वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगी या स्टैंडर्ड रेंट में इंक्रीज करेगी। इसके बाद क्लॉज 3 ये बात करता है इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन पार्ट ऑफ विच हैज़ बीन लॉफुली सबलेट,
द आरसीए में ऑल्सो फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द पार्ट सबलेट। यदि कोई ऐसा एकोमोडेशन है जिसका स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करना है आरसीए को और जो सबलेट है, लॉफुली सबलेट है, लेट आउट भी किया है, उसका पार्ट भी जो है सब लेट आउट किया गया है, तो आरसीए जो है उस सबलेट जो पार्ट है उसके लिए भी स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगी। मतलब नॉर्मल लेटिंग के लिए जो पार्ट फिक्स होगा उसके अलावा यदि वो सबलेट भी किया गया है और वापस से उसको लेट आउट कर दिया गया है, रेंट भी दिया गया है, तो उसके लिए भी वो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगी। क्लॉज 4 बात करता है वेयर फॉर एनी रीजन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन ऑन द प्रिंसिपल्स सेट फोर्थ under section 7, the RCA may fix such rent as would be reasonable having regard to the situation, locality and condition of the accommodation and the amenities provided therein, and where there are similar or nearly similar accommodations in the locality, having regard also to the standard rent payable in respect of such accommodations. क्लॉज 4 ये बात करता है कि किसी भी कारणवश जो है आरसी जो है स्टैंडर्ड रेंट फिक्स नहीं कर पा रही, डिटरमाइन नहीं कर पा रही है कि सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग में जो प्रिंसिपल्स दिए गए हैं उनमें से किसी में भी वो लागू नहीं हो पा रहा है, तो आरसी के पास पावर है कि वो ऐसा अमाउंट, ऐसा रेंट फिक्स करेगी जो रीजनेबल होगा। और ऐसे ही रेंट को फिक्स करने के लिए उसके क्या क्या देखना पड़ेगा उसे कि जिस लोकेलिटी में वो एकोमोडेशन सिचुएटेड है वहाँ पे क्या रेंट चल रहा है, उस एकोमोडेशन की कंडीशन कैसी है, हालत कैसी है, अच्छी कंडीशन में है कि उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत है। यदि लैंडलॉर्ड साथ में कोई एमेनिटीज़ भी प्रोवाइड करवा रहा है तो जो रेंट है वो उसको थोड़ा सा बढ़ा सकता है। या फिर जिस लोकेलिटी में जो भी सिमिलरली यदि कोई एकोमोडेशन को लेंट आउट किया गया है तो उन्होंने कितने किस रेंट पे, किस फिक्स्ड स्टैंडर्ड रेंट पे लेट आउट किया है। तो ये सारी जो है सिचुएशंस उसको डिटरमाइन करनी पड़ेगी। यदि उसे सेक्शन 7 के अंडर प्रिंसिपल्स जो दिए गए हैं, प्रोविज़न दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग यदि वो स्टैंडर्ड रेंट डिटरमाइन नहीं कर रही है तो उसे बाकी चीज़ें देख के रीजनेबल एक जो है स्टैंडर्ड रेंट अमाउंट फाइनल कर सकती है वो। क्लॉज 5 बात करता है द स्टैंडर्ड रेंट शैल बी फिक्स्ड फॉर अ टेनेंसी ऑफ 12 मंथ्स। जो स्टैंडर्ड रेंट है वो 12 मंथ्स की जो है टेनेंसी के लिए ही फिक्स किया जाएगा, बट यहाँ पे एक प्रोविज़ो है, provided that where the tenancy is from month to month or for any period less than a month, the standard rent for such tenancy shall bear the same proportion to the annual standard rent as to the period of tenancy bears to 12 months. यदि कोई टेनेंसी है जिसका टाइम पीरियड जो है 12 महीनों से कम है या मंथ टू मंथ जो है बेसिस पे डिसाइड किया गया है, तो उस टेनेंसी का जो स्टैंडर्ड रेंट होगा वो 12 मंथ्स की प्रपोर्शन में जो है एनुअल स्टैंडर्ड जो रहेगा उस 12 मंथ्स का जो निकल के आएगा उसकी प्रोपोर्शन में जो है स्टैंडर्ड रेंट फिक्स करेगी। ये तो जनरल रूल जो रहता है वो ये कि जो टेनेंसी दी गई है वो 12 मंथ्स के टर्म में दी जाएगी। क्लॉज 6 बात करता है इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन अंडर दिस सेक्शन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल फिक्स द स्टैंडर्ड रेंट देयरऑफ इफ in an unfurnished state and may also determine an additional charge to be payable on account of any furniture supplied by the landlord, and it shall be lawful for the landlord to recover such additional charge from the tenant. क्लॉज 6 ये बात कर रहा है कि यदि कोई एकोमोडेशन है उसका जो स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर रही है जब आरसीए इस सेक्शन के अंडर में, तो आरसीए ये भी देखेगी कि जो अनफर्निश्ड स्टेट है, मतलब जहाँ पे कोई सप्लाईज नहीं दे रहा है लैंडलॉर्ड, तो ऐसी केसेस में स्टैंडर्ड रेंट क्या होगा। और यदि कोई एडिशनल फर्नीचर है जो लैंडलॉर्ड सप्लाई कर रहा है तो उसके लिए वो एडिशनल चार्ज भी जो है वो ऐड ऑन कर सकती है ऐसे किसी स्टैंडर्ड रेंट को फिक्स करने के लिए। एंड इट शैल बी लॉफुल फॉर द लैंडलैंड, और जो भी फर्नीचर जो प्रोवाइड कर रहा है लैंडलॉर्ड उसके लिए जो फिक्स किया गया है स्टैंडर्ड रेंट वो है जो लैंडलॉर्ड लॉफुली रिकवर कर सकता है टेनेंट से जो एडिशनल चार्ज के बेसिस पे। क्लॉज 7 बात करता है इन फिक्सिंग द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ एनी अकोमोडेशन अंडर दिस सेक्शन द रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी शैल स्पेसिफाई अ डेट फ्रॉम विच द स्टैंडर्ड रेंट्स ऑफ फिक्स्ड शैल बी डीम्ड टू हैव इफेक्ट। जब स्टैंडर्ड रेंट जो है किसी अकोमोडेशन का फिक्स हो जाएगा इस सेक्शन के अंडर में, तो आरसीए जो है वो स्पेसिफाई करेगी डेट कि किस डेट से उस जो फिक्स्ड स्टैंडर्ड रेंट है वो इफेक्ट में कौन सी डेट से आएगा। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन ऑर्डर हुआ उसी दिन से जो है उसका इफेक्ट इन्फोर्समेंट डेट आ जाए, वो कोई फ्यूचर डेट भी जो है डिसाइड कर सकती है कि इस डेट से जो है स्टैंडर्ड रेंट माना जाएगा, provided that in no case that date so specified shall be earlier than 30 days prior to the date of filing of the application for the fixation of the standard rent. प्रोविज़ो ये कहता है कि जो डेट जो है आरसीए डिसाइड करेगी कि किस दिन से जो है स्टैंडर्ड रेट पेबेबल होगा,
उस डेट जो टाइम पीरियड है वो किसी भी हालत में जो एप्लीकेशन फाइल की जाएगी किसी स्टैंडर्ड रेंट के फिक्सेशन के लिए, उससे 30 डेज़ के पहले नहीं होगा। जो भी डेट फिक्स की जाएगी कि जब से स्टैंडर्ड रेंट इफेक्ट में आएगा, इन्फोर्समेंट में आएगा, वो हमेशा एप्लीकेशन की 30 डेज़ के बाद में ही जो है इफेक्टमेंट में आएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 11 की तरफ। ये बात करता है फिक्सेशन ऑफ इंटीरियम रेंट। If an application for fixing the standard rent or for determining the lawful increase of such rent is made under Section 10, the RC shall, pending final decision on the application, make as expeditiously as possible a provisional order specifying the amount of the interim rent or lawful increase to be paid by the tenant to the landlord, and shall appoint the date from which such interim rent or lawful increase so specified shall be deemed to have effect। ये सेक्शन ये बात करता है कि यदि किसी स्टैंडर्ड रेंट को बढ़ाने के लिए या फिक्स करने के लिए जो भी एप्लीकेशन दी गई है और वो अभी पेंडिंग है सेक्शन 10 के अंडर में, तो आरसी जो है शेल, यहाँ पे शेल वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब मैंडेटरली जब तक ऐसी एप्लीकेशन फाइनली डिसाइड नहीं हो जाती तब तक जितनी जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल जो है एक प्रोविजनल ऑर्डर निकालेगा और एक स्पेसिफाई अमाउंट बताएगा जो होगा इंटीरियम रेंट, जो टेनेंट को लैंडलॉर्ड को पे करना होगा जब तक कि फिक्सेशन जो है रेंट स्टैंडर्ड रेंट का नहीं हो जाता, या फिर उस रेंट में लॉफुल इंक्रीज जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आरसी कर देती है तब तक उसको टेनेंट को लैंडलॉर्ड को एक जो है इंटीरियम रेंट देना पड़ेगा। और इसके साथ में इस ऑर्डर में जो है एक डेट भी अपॉइंट करेगी कि कब से वो इंटीरियम रेंट या लॉफुल इंक्रीज जो भी रेंट में बढ़ाया गया है उसका इन्फोर्समेंट डेट कब से आएगा, कब से टेनेंट को लैंडलॉर्ड को देना होगा। ये था हमारा सेक्शन 11 एंड हमारा जो चैप्टर सेकेंड है वो यही ख़त्म होता है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नए चैप्टर की तरफ जो है चैप्टर थर्ड, कंट्रोल ऑफ एविक्शन ऑफ टेनेंट। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द सेक्शंस जो पूछे जाते हैं मेंस में, मेंस राइटिंग में या फिर प्रीलिम्स में, वो इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं। स्टार्ट करते हैं सेक्शन 11A से। ये बात करता है सर्टेन प्रोविजंस नॉट टू अप्लाई टू सर्टेन कैटेगरीज ऑफ लैंडलॉर्ड्स। The provision of this chapter, so far as they relate to matter especially provided in chapter 3A, shall not apply to the landlord defined in section 23J। section 23J में जो है specified category of landlords define की गई है, उसके लिए एक नया amendment करके एक नया chapter introduce किया गया है जो certain category of landlords पे applicable होगा। तो ये provision ये section यही बोलता है कि इस chapter की provisions जितने जो है so far as they relate, सारे मतलब पूरे नहीं, जितना वो उस चैप्टर के जो लैंडलॉर्ड डिफाइंड है उन पे एप्लीकेबल होते हैं वहाँ तक इनकी इस चैप्टर के किसी भी प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी, बाकी सारे सेक्शन एज इट इज़ अप्लाई होंगे। इसके बाद सेक्शन 12 की तरफ पढ़ते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम एविक्शन की ग्राउंड्स पढ़ेंगे। ये सेक्शन बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन एविक्शन ऑफ टेनेंट्स, टेनेंट के एविक्शन को रिस्ट्रिक्ट करना। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्ररी कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ और कॉन्ट्रैक्ट, नो सूट शैल बी फाइल्ड इन एनी सिविल कोर्ट अगेंस्ट अ टेनेंट फॉर हिज एविक्शन फ्रॉम एनी अकोमोडेशन एक्सेप्ट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स ओनली। ये क्लॉज ये बात करता है कि जब तक भी किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी लॉ में कॉन्ट्ररी नहीं लिखा है तब तक कोई भी सूट जो है फाइल नहीं किया जाएगा किसी भी सिविल कोर्ट में किसी टेनेंट के अगेंस्ट में उसके एविक्शन के लिए किसी भी एकोमोडेशन से, जब तक कि आने वाले फॉलोइंग ग्राउंड्स में वो जो है रिलाई नहीं करता है। देखिए एज अ जनरल रूल यही कहता है कि एविक्शन नहीं होगा। यहाँ पे जो सेक्शन पहले बात करता है कि टेनेंट के एविक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो जनरल रूल यही कहता है कि यहाँ पे अदर लॉ या कॉन्ट्रैक्ट वर्ड भी है और लॉ वर्ड भी यूज़ किया गया है। एक जनरल रूल ये है कि कोई भी सूट फाइल नहीं किया जाएगा किसी भी सिविल कोर्ट में टेनेंट के एविक्शन के अगेंस्ट में उसे हटाने के लिए किसी भी ग्राउंड्स पे। ये जनरल रूल है। अब किन ग्राउंड्स पे हटाया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इसका क्लॉज है क्लॉज 12(1) का ए, वो बात करता है नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। ये क्लॉज बात करता है द टेनेंट हैज़ नाइदर पेड नॉट टेंडर्ड द whole of the errors of legally recoverable rent within 2 months of receiving a notice of demand। टेनेंट को जब तक नहीं हटाया जाएगा तब तक उसने ना तो पेमेंट किया है, नाइदर पेड नॉट टेंडर्ड द whole of the errors, जो लीगली रिकवरेबल रेंट था, लैंडलॉर्ड से जो लीगली रिकवरेबल रेंट उससे पेमेंट करना चाहिए था उसने उसका पूरा पेमेंट नहीं किया है, ना ही टेंडर्ड किया है। कब से? विद इन 2 months ऑफ रिसीविंग अ नोटिस ऑफ डिमांड। जब लैंडलॉर्ड ने उसे नोटिस दिया
डिमांड का पेमेंट चाहिए, उसने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, उसके 2 महीने के अंदर, यहाँ टाइम पीरियड इस एक्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 2 मंथ्स के अंदर, नोटिस मिलने के 2 महीने के अंदर उसने किसी का जो है पेमेंट नहीं किया है, तो ऐसे केसेस में जो है एविक्शन का ग्राउंड बन सकता है, टेनेंट को हटाया जा सकता है। बट इसमें कंडीशन ये है, ये हम इसमें आगे प्रोविज़न में पढ़ते हैं। ये वाला जो पार्ट है, ये सेक्शन 12 का क्लॉज 3 बात करता है। यहाँ पे ग्राउंड्स के साथ साथ जो इस सेक्शन के और भी रिलेवेंट क्लॉसेस हैं वो साथ में पढ़ाए जा रहे हैं, अलग से नहीं बताए जाएंगे। क्लॉज 3 ये बात करता है, नो ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट शैल बी मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ऑफ सबसेक्शन 1 if the tenant makes payment or deposit as required by section 13। सेक्शन 13 के अंदर जो है टेनेंट ने या तो पेमेंट कर दिया है या डिपॉजिट कर दिया, रेंट का पेमेंट कर दिया है या डिपॉजिट कर दिया है कोर्ट में, तो उसके अगेंस्ट में जो है एविक्शन का ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा। यहाँ पे शेल वर्ड, यहाँ मैंडेटरी यदि उसने पेमेंट कर दिया है या अथॉरिटी के सामने रख दिया है या लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया है, सेक्शन 13 जैसा भी बोलता है, सेक्शन 13 हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका जो है एविक्ट नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे भी कंडीशन है, प्रोवाइडेड दैट नो टेनेंट शैल बी इंटाइटल्ड टू द बेनिफिट अंडर दिस सबसेक्शन इफ हैविंग ऑब्टेन्ड सच बेनिफिट वंस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी अकोमोडेशन ही अगेन मेक्स अ डिफॉल्ट इन द पेमेंट ऑफ रेंट ऑफ दैट अकोमोडेशन फॉर 3 consecutive months। इस जो क्लॉज का जो है इस सेक्शन का जो है उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा यदि उसने ऑलरेडी एक बार जो है इस सेक्शन का बेनिफिट ले लिया है और उसके बाद उसने वापस से 3 consecutive मंथ्स के लिए उसने फिर से रेंट नहीं दिया है, तो वापस से जो है लैंडलॉर्ड उसके अगेंस्ट में नॉन एविक्शन का ग्राउंड लाता है कि उसने पेमेंट नहीं किया है रेंट का, तो वापस से वो इस क्लॉज का फ़ायदा नहीं उठा सकता है। इस क्लॉज का जो है, इस प्रोविज़न का जो है सिर्फ एक ही बार फ़ायदा उठाया जा सकता है। यदि सेकंड टाइम वो रिपीट करता है, वो भी 3 consecutive मंथ्स के लिए, तो ऐसे केसेस में इस सेक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फर्स्टली यदि वो नोटिस मिलने के 2 महीने के अंदर यदि वो पेमेंट नहीं करता है तो एविक्शन का ग्राउंड ला सकते हैं। बट यदि जो है वो पेमेंट कर देता है सेक्शन 13 के अंदर में, तो उससे एविक्ट नहीं किया जाएगा। और यदि सेकंड टाइम वो डिफ़ॉल्ट करता है तो इस प्रोविज़न का जो है उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, ग्राउंड बी की तरफ बात करते हैं जो अनलॉफुल सबलेटिंग और असाइनमेंट। ये क्लॉज ये बात करता है, द टेनेंट हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट अनलॉफुली सबलेट, असाइंड और अदरवाइज पार्टेड विद द पोजीशन ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन फॉर कंसिडरेशन और अदरवाइज। यदि कोई टेनेंट है इस एक्ट के आने के पहले या इस एक्ट के आने के बाद में अनलॉफुली विदाउट द परमिशन ऑफ लैंडलॉर्ड जो है जो एकोमोडेशन उसको सबलेट कर देता है, असाइन कर देता है, या किसी भी तरह से उसका जो पोजीशन है पूरा या पार्ट में जो है कंसिडरेशन के लिए या विदाउट कंसिडरेशन जो है किसी थर्ड पर्सन को जो है दे देता है, तो ऐसे केसेस में भी जो है टेनेंट के अगेंस्ट में लैंडलॉर्ड एविक्शन का जो है सूट फाइल कर सकते हैं। और इसके बाद इससे रिलेवेंट एक जो प्रोविज़न है वो है सेक्शन 43 का क्लॉज 3। ये जो सेक्शन है ये पनिशमेंट की बात करता है, आगे हम पढ़ेंगे, ये पनिशमेंट की बात करता है। तो यदि कोई पर्सन जो है वो अनलॉफुली सबलेट कर देता है या साइन कर देता है तो उसके लिए पनिशमेंट है। आइए देखते हैं क्या है। इफ़ एनी टेनेंट सबलेट्स, असाइंस और अदरवाइज पार्ट्स विद द पोजीशन फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द अकोमोडेशन in contravention of the provision of clause B of subsection 1 of section 12, he shall be punishable with fine which may extend to 1000 rupees। यदि कोई पर्सन जो है टेनेंट जो है, नॉट पर्सन, कोई टेनेंट जो है वो अनलॉफुली सबलेट कर देता है या साइन कर देता है, तो ऐसे केसेस में उसको जो पनिशमेंट दिया जा सकता है, उसकी पनिशमेंट जो है उससे फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है, जिसका मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो 1000 रुपीज़ तक उसको फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है। ये सेक्शन जो है हम इसके साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता है रहे कि इस एक्ट में कौन कौन सी पनिशमेंट दी हुई है और हमें बार बार वो पढ़ना नहीं पड़े। क्लॉज सी बात करता है न्यूसेंस और एक्ट्स इनकंसिस्टेंसी विद टेनेंसी। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा पूछने जाने वाला जो क्लॉज है वो यही है। ये क्लॉज ये बात करता है दैट द टेनेंट और एनी अदर पर्सन रिसाइडिंग विद हिम हैज क्रिएटेड अ न्यूसेंस और हैज डन एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द पर्पस फॉर विच ही वाज एडमिटेड टू द टेनेंसी ऑफ द अकोमोडेशन और विच इज लाइकली टू अफेक्ट एडवर्सली और सब्सटेंशियली द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड देयरइन। ये बात करता है कि टेनेंट या कोई भी पर्सन जो उसके साथ में रह रहा है, यहाँ पे सिर्फ टेनेंट नहीं है, ऐसा कोई भी पर्सन जो उसके साथ में रह रहा है न्यूसेंस क्रिएट करता है या फिर ऐसा कोई भी एक्ट करता है
जो इनकंसिस्टेंट है उस पर्पस के अगेंस्ट में जिससे उसे टेनेंसी के लिए लिया गया, मतलब जैसे उसका जो है टाइटल डिनाई कर रहा है या जिस भी पर्पस के लिए उसे एडमिट किया गया था उसके अगेंस्ट में कॉन्ट्ररी काम कर रहा है, और विच इज़ लाइकली टू अफेक्ट एडवर्सली और सब्सटेंशियली द इंटरेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। ऐसा कोई भी एक्ट कर रहा है जिससे लैंडलॉर्ड के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा है, जैसे उसका टाइटल डिनाई कर रहा है, उसके टाइटल को चैलेंज कर रहा है, उससे लैंडलॉर्ड नहीं मान रहा है। तो ऐसे केसेस में जो है लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट फाइल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट द यूज बाय अ टेनेंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ द एकोमोडेशन एज हिज ऑफिस shall not be deemed to be an act inconsistent with the purpose for which he was admitted to the tenancy। यदि टेनेंट जो है वो एकोमोडेशन के किसी पोर्शन को जो है ऑफिस की तरह यूज़ कर रहा है, तो ऐसा जो एक्ट है उसको ऑफिस को यूज़ करना जो है वो उसके पर्पस के इनकंसिस्टेंट नहीं माना जाएगा, वो उसको टेनेंसी का पार्ट ही माना जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज है नॉन यूज ऑफ एकोमोडेशन, दैट द एकोमोडेशन हैज़ नॉट बीन यूज्ड विदाउट रीजनेबल कॉज फॉर विच इट वॉज लेट फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 6 months immediately preceding the date of the filing of the suit for the recovery of possession of thereof। ये क्लॉज ये बात करता है कि जो एकोमोडेशन है वो जो है विदाउट रीजनेबल कॉज जो है यूज़ नहीं किया गया, इसका जो मैक्सिमम 6 months तक कंटिन्यूसली यूज़ नहीं किया गया, जब डेट फाइल इस सूट की रिकवरी के लिए 6 महीने पहले से, जिस दिन हम सूट ला रहे हैं रिकवरी ऑफ पोजीशन का उसके 6 महीने पहले से कंटिन्यूस पीरियड तक जो है एकोमोडेशन यूज़ नहीं किया गया बिना रीजनेबल कॉज के, तो ऐसे केसेस में जो है वो टेनेंट अगेंस्ट में एविक्शन का सूट लैंडलॉर्ड ला सकता है। नेक्स्ट क्लॉज है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ में सबसे ज़्यादा पूछा गया, बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। ये वाला जो क्लॉज है ये मेंस में भी पूछा जाता है और स्पेशली जो है इसमें जजमेंट राइटिंग के लिए भी इससे जो है बनते हैं। तो ये क्लॉज बात करता है दैट द एकोमोडेशन लैट फॉर रेसिडेंशियल पर्पस इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर occupation as a residence for himself or for any member of his family if he is the owner thereof, for any person for whose benefit the accommodation is held, and that the landlord or such person has no other reasonably suitable residential accommodation of his own in his occupation in the city or the town concerned। यहाँ पे यदि जो है लैंडलॉर्ड को जो है रेसिडेंशियल अपना एकोमोडेशन जो है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया गया था, बट अब उससे बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है किस लिए, फॉर ऑक्यूपेशन एज अ रेसिडेंस, या तो खुद के रहने के लिए या किसी फैमिली मेम्बर के लिए रहने के लिए यदि वो ओनर है तो, और या फिर जिस पर्सन के बेनिफिट में जो है, एंड जो लैंडलॉर्ड है या ऐसा कोई भी अदर पर्सन है जिसके बेनिफिट के लिए उसे जो रेसिडेंशियल रिक्वायरमेंट है उसके पास उस पर्टिकुलर सिटी या टाउन में जो है और कोई रीजनेबली सुटेबल जो है रेसिडेंस उसके पास में नहीं है। मतलब एक जो क्लॉज है इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहला तो उससे जो है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, दूसरी जो रिक्वायरमेंट है या तो खुद के लिए या किसी फैमिली मेम्बर के लिए, या फिर जो है तीसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि उस पर्टिकुलर सिटी में या टाउन में जिसमें उसको रिक्वायरमेंट है उसमें उसके पास कोई और दूसरा एकोमोडेशन नहीं है सूटेबल रीज़नेबल। यहाँ पे देखिए हो सकता है बट ज़रूरी नहीं है कि वो रीज़नेबल सूटेबल हो, तो मतलब वो सूटेबल भी होना चाहिए, ऐसी जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो भी होनी चाहिए। तो ऐसे केसेस में जो है वो एविक्शन का ग्राउंड जो है टेनेंट के अगेंस्ट में ला सकता है। बट यहाँ पे कुछ बातें जो हैं सेक्शन के अंडर में वो हमें याद रखनी है, वो ये हैं जो हम दूसरे क्लॉजेस के साथ में पढ़ेंगे। तो इस क्लॉज के साथ हम सेक्शन 12 का क्लॉज 4 और 12(5) पढ़ेंगे, जो ये बोलता है कि वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड एनी अकोमोडेशन बाय ट्रांसफर, नो सूट फॉर द eviction of tenant shall be maintainable under this section on the ground specified in clause E thereof unless a period of 1 year as elapsed from the date of acquisition। यदि जो है लैंडलॉर्ड जो है उसे ऐसा एकोमोडेशन जो है ट्रांसफ़र के थ्रू एक्वायर होता है, तो वो किसी भी टेनेंट के अगेंस्ट में eviction का सूट नहीं ला सकता जब तक कि जो है उसका एक्विजिशन से एक पीरियड का साल ख़त्म नहीं हो गया। जब उसने जिस डेट को एक्वायर किया उसके 1 साल के बाद जो है वो इस बोनाफाइड ग्राउंड के अंदर में जो है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड के बेसिस पे वो 1 साल के बाद जो है टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट ला सकता है।
क्लॉज 5 ये बोलता है वेयर एन ऑर्डर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट इज मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज ई ऑफ सबसेक्शन 1, the landlord shall not be entitled to obtain possession thereof before the expiration of the period of 2 months from the date of the order। यदि किसी जो लैंडलॉर्ड है उसको इस बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के अंदर कोई अलाउ कर दिया जाता है कोर्ट के कि हाँ ठीक है, अब जो है टेनेंट को एविक्शन का जो है करते एविक्ट करते हैं और आपको इसके अंदर में घर वापस दिलाते हैं, बट जब तक कि उस फाइनल ऑर्डर से जो है 2 महीने का टाइम नहीं निकल जाता तब तक वो उस एकोमोडेशन के पोजीशन के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होगा। मतलब वो 2 महीने का टाइम देगा टेनेंट को कि आप जो है दूसरा घर देखिए, उसके बाद 2 महीने के बाद जो है खाली करिए, 2 महीने के पहले उसे जो है पोजीशन नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो बात करता है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस। अभी हमने पढ़ा था रेसिडेंशियल पर्पस, अब हम पढ़ेंगे नॉन रेसिडेंशियल पर्पस। ये क्लॉज बात करता है दैट द अकोमोडेशन लेट फॉर नॉन रेसिडेंशियल पर्पस इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ कंटिन्यूइंग और स्टार्टिंग हिज बिजनेस or that of any of his major sons or unmarried daughters if he is the owner thereof or for any person for whose benefit the accommodation is held, then the landlord or such person has no other reasonably non-residential accommodation of his own in his occupation in the city or town concerned। ये क्लॉज ये बात करता है कि किसी एकोमोडेशन को जो है नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए लेट आउट किया गया है और वो लैंडलॉर्ड या उनके साथ रहने वाले कोई मेजर सन या अनमैरिड डॉटर्स के लिए बिजनेस के लिए रिक्वायर है, या तो उनके बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उससे कोई एकोमोडेशन चाहिए जो नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए है, या फिर अपने बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए चाहिए, तो ऐसे केसेस में जो है वो एविक्शन का ग्राउंड ला सकता है। बट शर्त उसमें ये है कि उनके पास उस पर्टिकुलर सिटी और टाउन में कोई अदर रीजनेबल नॉन रेसिडेंशियल अकोमोडेशन खुद का नहीं होना चाहिए जो ऑक्यूपेशन जो है उस पर्पज से जो है काम आ सके। यदि उनके पास ऑलरेडी है और सफिशेंट है तो फिर इस बेस पे जो है, इस ग्राउंड पे जो है एविक्शन का सूट नहीं ला सकते। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है वेयर अ लैंडलॉर्ड हैज एक्वायर्ड एनी अकोमोडेशन बाय ट्रांसफर नो सूट फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट शैल बी मेंटेनेबल अंडर दिस सेक्शन on the ground is specified unless a period of 1 year has elapsed from the date of acquisition। यदि कोई ऐसा एकोमोडेशन है जो लैंडलॉर्ड को किसी ट्रांसफ़र के थ्रू मिला है तो उस ट्रांसफ़र से जब तक उस राइट से जब तक उसने जो एक्वायर किया है उसकी 1 साल नहीं निकल जाता तब तक उसे पोजेशन में जो है एविक्शन जो है टेनेंट का वो नहीं कर सकता। क्लॉज 6 बात करता है वेयर एन ऑर्डर फॉर एविक्शन ऑफ द टेनेंट इज मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज एफ or subsection 1, the landlord shall not be entitled to obtain possession thereof। ये क्लॉज ये बात करता है कि जब किसी टेनेंट का एविक्शन का ऑर्डर हुआ है नॉन रेसिडेंशियल पर्पस की बोनाफाइड रिक्वायरमेंट के ग्राउंड पे, तो लैंडलॉर्ड कब तक उसकी पोजीशन के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होगा तब तक बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ द डॉटर फ्रॉम द ऑर्डर। जब तक उस जो है ऑर्डर का जो है एविक्शन ऑर्डर का जो है से 2 महीने का टाइम पीरियड नहीं निकल जाएगा तब तक वो एंटाइटलमेंट नहीं होगा पोजीशन के लिए। क्लॉज भी ये बात करता है इफ़ द एकोमोडेशन इज सिचुएटेड इन द सिटीज़ ऑफ ग्वालियर इंक्लूडिंग लश्कर एंड मुरार, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, रायपुर, दुर्ग और such other towns or cities specified by the state government by a notification in that behalf, unless the landlord pays to the tenant such amount by way of compensation as may equal to। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि ऐसा कोई एकोमोडेशन है जो नॉन रेसिडेंशियल पर्पस के लिए था और एविक्शन का सूट फाइल किया गया टेनेंट के अगेंस्ट पे इस ग्राउंड के अंदर में और जो है ऑर्डर कर दिया गया है, तो ऐसे केसेस में यदि एकोमोडेशन इन जो सिटीज़ हैं ग्वालियर में, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल, जबलपुर, रायपुर और दुर्ग अब छत्तीसगढ़ में चला गया है, और ऐसा कोई अदर टाउन जो स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया गया है नोटिफिकेशन के थ्रू में, तो जब तक कि लैंडलॉर्ड टेनेंट को कुछ कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दे देता है तब तक जो है वो पोजीशन के लिए एंटाइटलमेंट नहीं होगा। वो कंपनसेशन कितना दिया जाएगा तो ये हम पढ़ते हैं आगे। पहला क्लॉज बोलता है डबल द अमाउंट ऑफ द एनुअल स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द एकोमोडेशन इन द फॉलोइंग केसेस। जो बाकी चीज़ें हैं इन ऐसे केसेस में जो है एनुअल स्टैंडर्ड रेंट का डबल अमाउंट पे करना पड़ेगा लैंडलॉर्ड को। किन केसेस में? पहला, where the accommodation has for a period of 10 years immediately preceding the date on which the landlord files a suit for possession thereof used for business purpose or for any other purpose along with such purposes by the tenant who is being evicted। जहाँ पे कोई ऐसा accommodation है
जिसके बारे में बात हुई है वो इमिडिएटली जो है 10 सालों तक, लगातार 10 सालों तक जो था, प्रेसिडेंट जिस दिन उसने पोजीशन के लिए सूट फाइल किया था लैंडलॉर्ड ने, उससे 10 साल के पहले जो है वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, या उससे जो मिलता जुलता अदर पर्पस है बिजनेस के अलावा, जो है टेनेंट जिसको हटाया गया है वो बिजनेस पर्पस से यूज़ कर रहा था। क्लॉज बी बात करता है वेयर ड्यूरिंग द अफोर्सेड पीरियड ऑफ 10 years द टेनेंट कैरिंग और एनी बिजनेस इन द accommodation हैज लेफ्ट इट एंड द टेनेंट immediately succeeding has acquired the business of his predecessor either through transfer or inheritance। और यदि ऐसा कोई केस है जहाँ पे उस 10 साल के टाइम पीरियड के दौरान जो टेनेंट या तो खुद बिजनेस कर रहा था, यदि उसने बिजनेस छोड़ दिया है तो जो इमिडिएटली सक्सेसर था, जो तुरंत उसके छोड़ने के बाद जिसने उसको सक्सीड किया, उसने जो है या तो ट्रांसफ़र या इनहेरिटेंस के थ्रू उस बिज़नेस को कंटिन्यू किया, और ऐसा जो टाइम पीरियड है वो 10 साल का टाइम पीरियड होगा। तो ऐसे केसेस में यदि ऐसा अकोमोडेशन इन पर्टिकुलर सिटीज़ में सिचुएटेड है और ऐसा पर्सन जो टेनेंट जो था 10 साल तक बिज़नेस कर रहा था, तो ऐसे केसेस में जो है लैंडलॉर्ड कंपनसेशन देगा टेनेंट को एविक्ट करने के ग्राउंड पे, कितना, एनुअल स्टैंडर्ड रेंट का डबल अमाउंट उसको कंपनसेट करना पड़ेगा। और अदर केसेस में जो है इस एनुअल स्टैंडर्ड रेंट के इक्वल अमाउंट जो है वो पेमेंट करेगा। क्लॉज ये बात करता है अनसेफ और अनफिट एकोमोडेशन। द एकोमोडेशन हैज बिकम अनसेफ और अनफिट फॉर ह्यूमन हैबिटेशन and is required bona fide by the landlord for carrying out repairs which cannot be carried out without the accommodation being vacated। ऐसे केसेस में eviction का सूट ला सकता है जहाँ पे कोई एकोमोडेशन जो है, घर जो है वो अनसेफ हो गया है, या किसी ह्यूमन हैबिटेशन के पर्पस से जो अनफिट है, उसमें रिपेयरिंग की ज़्यादा ज़रूरत है, काम की ज़्यादा ज़रूरत है, और ऐसा जो घर है, ऐसा घर के जो रिपेयर करवाना है वो तब तक नहीं करवाया जा सकता तब तक उस घर को वेकेट नहीं करवा दिया जाए, पूरी तरह खाली नहीं करवा दिया जाए। तो ऐसे केसेस में जो है वो एविक्शन का सूट ला सकता है। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है बिल्डिंग, रीबिल्डिंग और अल्टरेशन। क्लॉज बोलता है द एकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड बोनाफाइड बाय द लैंडलॉर्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग और रिबिल्डिंग or making there to any substantial additions or alterations, and that such building or rebuilding or alterations cannot be carried out without the accommodations being vacated। यदि accommodation में requirement है, bona fide requirement होनी चाहिए कि ऐसी बिल्डिंग जो है उसको रिबिल्डिंग के पर्पज से या कोई सब्सटेंशियल एडिशंस या अल्टरेशन करना है, और ऐसी बिल्डिंग मतलब कुछ बनाना है या उसको रीबिल्डिंग करना है या उसमें अल्टरेशन करने हैं, वो तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ऐसे एकोमोडेशन को खाली नहीं करवाया जा सके। ऐसे केसेस में जो है वो एविक्शन का सूट ला सकता है। बट यहाँ पे एक क्लॉज एड ऑन है जो हम इसके साथ में पढ़ेंगे, वो है क्लॉज 7 ऑफ दिस सेक्शन। नो ऑर्डर फॉर द eviction of a tenant shall be made on the ground specified in clause H of subsection 1 unless the court is satisfied that the proposed reconstruction will not radically alter the purpose for which the accommodations were let, or that radical alteration is in the public interest, and that the plans and estimates of such reconstructions have been properly prepared and that necessary funds for the purposes are available with the landlord। यहाँ पे जो है एविक्शन का सूट इस ग्राउंड के अंडर में तब तक नहीं लाएगा, टेनेंट के अगेंस्ट में तब तक कोई ऑर्डर पास नहीं करेगी कोर्ट, तब तक कोर्ट ये सेटिस्फाई नहीं हो जा सकती है कि जो रिकंस्ट्रक्शन का प्लान सबसे पहले लैंडलॉर्ड को सबमिट करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली जो इसमें ये क्लॉज ये बात करता है कि जो रिकंस्ट्रक्शन का प्रपोज प्लान है वो जिस पर्पस से अकोमोडेशन दिया गया था उसको अल्टर नहीं कर रहा है, मतलब उसका पर्पस चेंज नहीं हो जाए। ऐसा नहीं कि रेजिडेंशियल को नॉन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पर्पस से बना दिया जाए, या कोई नॉर्मल हाउस को जो है मल्टी बना दिया जाए। ऐसे केसेस में उसका पर्पस जो है अकोमोडेशन का वो चेंज नहीं होना चाहिए। प्लस ऐसा जो या फिर अल्टरेशन जो होना चाहिए वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। सिर्फ टेनेंट से खाली करवाना है बिल्डिंग, इस पर्पस के साथ में जो है वो फॉल्सली जो है प्लान सबमिट नहीं करें। एंड इसके साथ में जो प्लस है, मतलब साथ में लैंडलॉर्ड को ये भी बताना पड़ेगा कि प्लान क्या है, और जो ऐसा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है उसका एस्टीमेट कितना आएगा, उसको सारी डिटेल्स कोर्ट को जो है सबमिट करनी पड़ेगी। और साथ में ये भी बताना पड़ेगा कि जो फंड्स लगने वाले हैं वो उसकी लैंडलॉर्ड के पास है कि नहीं, वो टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा,
अनलॉफुली तो जो है वो सबमिट नहीं कर रहा, टेनेंट से एविक्शन का एविक्ट तो नहीं करवाने चाह रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जब तक कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाती हैं कि हाँ रिकंस्ट्रक्शन पर्पज से जो है बोनाफाइड रिक्वायरमेंट है लैंडलॉर्ड की, तब तक वो टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का जो सूट है वो डिसाइड नहीं करेगा। नेक्स्ट राउंड है tenant's acquisition of suitable residence. The tenant has, whether before or after the commencement of this act, built, acquired vacant possession of or have been allotted an accommodation suitable for its residence. ये क्लॉज ये बोलता है कि ऐसे केसेस में इस एक्ट के आने के पहले या बाद में टेनेंट ने जो है या तो कोई घर बना लिया है या कोई वेकेंट पोजीशन को एक्वायर कर लिया है या उससे कोई एकोमोडेशन अलॉट कर लिया गया है जो उसके रेसिडेंस से सूटेबल है, उसके रेसिडेंस के लिए सूटेबल हो। तो ऐसे केसेस में जो है लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट ला सकता है कि टेनेंट के पास खुद का घर है तो अब वो जो है मेरा घर खाली करो। नेक्स्ट क्लॉज है टर्मिनेशन ऑफ टेनेंट सर्विस। ये क्लॉज ही बात करता है दैट द अकोमोडेशन वाज लेट टू द टेनेंट फॉर यूज एज अ रेसिडेंस बाय रीजन ऑफ हिज बीइंग इन सर्विस और एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलॉर्ड एंड that the tenant has ceased whether before or after the commencement of this act to be in such service or employment। यदि कोई अकोमोडेशन है वो किसी टेनेंट को सिर्फ इसलिए दिया गया था रेसिडेंस यूज़ करने के पर्पज से क्योंकि वो लैंडलॉर्ड की सर्विस में था या एम्प्लॉयमेंट था, एम्प्लॉय था। ऐसे केसेस में और जो टेनेंट है वो इस एक्ट के आने के पहले या बाद में जो है उस सर्विस या एम्प्लॉयमेंट से सीज कर चुका है, मतलब वो अब उसका एम्प्लॉय नहीं रहा है अब। ऐसे केसेस में जो है लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट ला सकता है। बट यहाँ पे एक प्रोविज़ो है, प्रोविज़ो नहीं है, सेक्शन 12 का क्लॉज 8 है जो इस क्लॉज के साथ हम पढ़ेंगे। ये क्लॉज बात करता है नो ऑर्डर फॉर द eviction of tenant shall be made on the ground specified under this section if any dispute as to whether the tenant has ceased to be in service or employment of the landlord is pending before any authority competent to decide such dispute। यदि कोई जो सूट है या कोई डिस्प्यूट है जो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के सामने पेंडिंग है ये इस बात को लेके कि क्या टेनेंट लैंडलॉर्ड का जो था एम्प्लॉयमेंट में था कि नहीं, उन लोग के बीच में जो भी डिस्प्यूट है जब तक वो फाइनली डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक जो है एविक्शन का सूट पास नहीं करेगी कोर्ट। नेक्स्ट क्लॉज है सब्सटेंशियल डैमेज टू एकोमोडेशन। ये क्लॉज ये बात करता है दैट द टेनेंट हैज वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट कॉज्ड और परमिटेड टू बी कॉज्ड सब्सटेंशियल डैमेज टू द एकोमोडेशन। यदि इस एक्ट के आने के पहले या बाद में जो टेनेंट है उसने किसी एकोमोडेशन को सब्सटेंशियल डैमेज किया है, कोई नुकसान पहुंचाया, तो ऐसे केसेस में जो है वो एक्शन का ग्राउंड ला सकता है टेनेंट के अगेंस्ट में। बट यहाँ पे जो एक चीज़ हमें साथ में देखनी है वो ये है नो ऑर्डर फॉर द eviction ऑफ अ टेनेंट शैल बी मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज if the tenant within such time as may be specified in this behalf by the court carries out repairs to the damage caused to the satisfaction of the court or pays to the landlord such amount by way of compensation as the court may direct। इस ग्राउंड के बेस पे है जो एविक्शन का एविक्ट नहीं किया जाएगा टेनेंट को यदि टेनेंट ने जो भी कोर्ट डिसाइड करती है टाइम उसके अंदर जो भी डैमेज किया है उसको जो है वो सही करवा देता है जितना भी जैसा भी कोर्ट को लगता है, या फिर लैंडलॉर्ड को उतना कंपनसेशन दे देता है जितना कोर्ट डायरेक्ट करती है। जितना कोर्ट बोलती है कि लैंडलॉर्ड को जो तुमने डैमेज किया है उसका कंपनसेशन दो या जो नुकसान पहुंचाया है उससे सही करके दो, और टेनेंट ऐसा कर देता है तो फिर इस क्लॉज के अंदर में जो है उसके अगेंस्ट में एविक्शन का सूट जो है डिसाइड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज है नोटिस टू क्विट एंड सेल ऑफ एकोमोडेशन। The tenant has given notice to quit, and in consequence of that notice, the landlord has contracted to sell the accommodation or has taken any other step as a result of which his interest would seriously suffer if he is not put in the possession of that accommodation। इस ग्राउंड में जो है टेनेंट ने जो है रिटर्न नोटिस दे दिया था कि वो जो है अकोमोडेशन को छोड़ रहा है, खाली कर रहा है, और ऐसे नोटिस मिलने के कॉन्सिक्वेंस में जो है लैंडलॉर्ड ने क्या किया कि किसी थर्ड पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो उस अकोमोडेशन को बेच रहा है, और यदि उसे पोजीशन नहीं दिलवाया गया वापस टेनेंट से तो उसे बहुत जो है उसके सीरियस जो है सफ़र करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा यदि उसे वापस अकोमोडेशन नहीं दिलवाया जा रहा है। तो ऐसे केसेस में जो है टेनेंट के अगेंस्ट में जो है एविक्शन का सूट कोर्ट पास कर सकती है। मूविंग फर्दर हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्लॉज की ग्राउंड की तरफ जो है अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन। ये क्लॉज बात करता है
without the written permission of the landlord made or permitted to be made any such construction or has materially altered the accommodation to the detriment of the landlord's interest or is likely to diminish its value substantially. यदि जो टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड की बिना परमिशन के विदाउट द रिटर्न परमिशन ऑफ द लैंडलॉर्ड मेड और परमिटेड टू बी मेड, यदि वो कोई कंस्ट्रक्शन कर लेता है उस एकोमोडेशन में या फिर कोई उसका कंस्ट्रक्शन को मटेरियली अल्टर कर लेता है उसके एकोमोडेशन को, और उस ऐसे कंस्ट्रक्शन या अल्टरेशन से जो है लैंडलॉर्ड का इंटरेस्ट जो है वो सफ़र कर रहा है, या ऐसे कंस्ट्रक्शन से जो है उस एकोमोडेशन की जो वैल्यू है वो चेंज हुई है, डिमिनिश हुई है, कम हुई है, तो ऐसे केसेस में जो है लैंडलॉर्ड जो है टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट ला सकता है। बट इससे रिलेटेड एक क्लॉज ये है कि नो ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट शैल बी मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लॉज M. If the tenant within such time as may be specified in this behalf by the code restores the accommodation to its original condition or pays to the landlord such amount by way of compensation as it may direct. यदि जो है लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट में जो है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ग्राउंड पे जो है एविक्शन का सूट लाता है, और जो कोर्ट यदि उसे टाइम देता है टेनेंट को कि ऐसे एकोमोडेशन को जो उसने अल्टर किया है या कुछ नया कंस्ट्रक्ट किया है उसको ओरिजिनली कंडीशन में वापस ला दे, या फिर जितना अमाउंट जो है कंपनसेशन का को डायरेक्ट करती है उतना लैंडलॉर्ड को पे कर दे, और टेनेंट ऐसा कर देता है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो जो है टेनेंट को एविक्ट नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे में जो है कोर्ट डिसाइड करेगी। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो बात करता है ग्राउंड लैंड रिक्वायर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन इन द केस ऑफ एकोमोडेशन विच इज ओपन लैंड दैट द लैंडलॉर्ड रिक्वायर इट्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ हाउस ऑन इट। यदि कोई ओपन लैंड है, कोई ऐसा एकोमोडेशन है जो ओपन लैंड में है और लैंडलॉर्ड को रिक्वायर है कि ऐसे जो लैंड है ओपन लैंड है उस पर जो है वो हाउस कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ऐसे केसेस में जो है एविक्शन का सूट वो ला सकती है कि उसको नया घर बनाना है। नेक्स्ट क्लॉज बात करते हैं अनऑथराइज्ड पोजीशन ऑफ अदर पोर्शन that a tenant has without the written permission of the landlord also taken possession of such portion or portions of accommodation which is not included in the accommodation to let to him and which the tenant has not vacated in spite of a written notice of the landlord in that behalf। यदि कोई टेनेंट है जिसने विदाउट रिटर्न परमिशन, यहाँ पे जो परमिशन है वो कैसी होनी चाहिए, रिटर्न, लैंडलॉर्ड के रिटर्न परमिशन के बिना ऐसे पोर्शन या ऐसे पार्ट की एकोमोडेशन को भी पोजीशन में ले लिया है जो उनकी एकोमोडेशन जो उसको लेट आउट किया गया था उसमें इंक्लूड था ही नहीं, उसने एक्स्ट्रा पार्ट को भी अपने पोजीशन में ले लिया है, और जिसको टेनेंट ने वेकेट नहीं किया जबकि लैंडलॉर्ड ने उसे रिटर्न नोटिस दिया था कि आप इसको खाली कीजिए। उसके बावजूद यदि जो है टेनेंट खाली नहीं करता है तो इस ग्राउंड के अंडर में लैंडलॉर्ड टेनेंट के अगेंस्ट में एविक्शन का सूट फाइल कर सकता है। 12 का क्लॉज 11 ये कहता है नो ऑर्डर फॉर एविक्शन ऑफ अ टेनेंट शैल बी मेड ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड अंडर दिस सेक्शन if the tenant within such time as may be specified in this behalf by the court vacates a portion or portions of the accommodation not let to him and pays to the landlord such amount by way of compensation as it may be direct। यदि कोर्ट इस क्लॉज के अंदर में टेनेंट को बोलती है कि आप पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम में जो है ऐसे पोर्शन या एकोमोडेशन के ऐसे पार्ट को जो टेनेंट के कब्जे में है उसे वैकेट करें, और साथ में जो है लैंडलॉर्ड को अमाउंट जो है कंपनसेशन का दें, ऐसे केस में यदि टेनेंट इस चीज़ को फॉलो कर लेता है वो वापस से जो है पोर्शन वैकेट कर देता है और कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंगली कंपनसेशन लैंडलॉर्ड को पे कर देता है, तो यहाँ पे जो टेनेंट को है एविक्ट नहीं किया जाएगा। इस क्लॉज में और बाकी जो हमने प्रीवियस क्लॉसेस पढ़े उसमें ये कंडीशन थी कि इस क्लॉज के अंडर में एंड है, मतलब कंपनसेशन साथ में देना ही होगा। बाकी हमने जो पुराने क्लॉसेस दिए वहाँ पे कंडीशन और में आती है, तो इस क्लॉज में और ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे देना ही पड़ेगा कंपनसेशन। इस ग्राउंड के अंदर में अदर ग्राउंड्स के अंदर में और का ऑप्शन है, या तो आप स्टोर कीजिए या फिर आप जो है कंपनसेशन दीजिए, बट इस क्लॉज के अंदर में खाली भी करना पड़ेगा साथ में कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्लॉज जो है इसका आखिरी क्लॉज है, ये बात करता है कन्विक्शन फॉर इमोरल और इलीगल एक्टिविटीज दैट द टेनेंट हैज बीन कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स ऑफ एन ऑफेंस ऑफ यूजिंग द बिल्डिंग और अलाउइंग द बिल्डिंग टू बी यूज्ड फॉर इमोरल और इलीगल पर्पस। यदि कोई टेनेंट है जिसने बिल्डिंग का यूज़ किया है या किसी पर्सन को यूज़ करने दिया है किस पर्पज से, इमोरल या इलीगल पर्पसेस से, और इसके लिए जो है वो टेनेंट कन्विक्ट हुआ है किसी भी ऐसे लॉ के लिए
जो या जिस भी एक्ट के अंदर में जो है उसने किसी को कन्विक्शन हुआ है उसका किसी बिल्डिंग को इमोरल या इलीगल पर्पस यूज़ करने से, तो ऐसे केसेस में भी जो है वो एविक्शन का ग्राउंड ला सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन बस ये है कि टेनेंट का कन्विक्टेड होना ज़रूरी है। यहाँ पे यदि ट्रायल चल रहा है, पेंडिंग में है या वो एक्यूट हो गया, तो ऐसे केसेस में जो है इस ग्राउंड के अंदर में जो है एविक्शन का जो है सूट नहीं फाइल कर सकते। बट अदर केसेस में जो है यदि वो कन्विक्शन हो गया है किस पर्पस से, यदि उसने किसी बिल्डिंग को इमोरल या इलीगल पर्पस से यूज़ किया है या यूज़ करने दिया है किसी को और इसलिए उसे कन्विक्शन हुआ है, तो ऐसे केसेस में जो है एविक्शन का ग्राउंड वो ला सकता है। इस सेक्शन का एक क्लॉज और है जो ये बात करता है, ये ग्राउंड नहीं है, ये अलग से क्लॉज है। नो ऑर्डर फॉर द एविक्शन ऑफ टेनेंट इन एनी प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी बाइंडिंग ऑन एनी सब टेनेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 15 who has given notice of his subtenancy to the landlord under the provisions of that section unless the subtenant is a party to the proceeding and the order for the eviction is made binding on him। ये क्लॉज ये बात करता है कि किसी भी टेनेंट के अगेंस्ट में जो एविक्शन की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं वो बाइंडिंग नहीं होंगी सब टेनेंट के अंदर जो डिफाइन रेफर किए गए सेक्शन 15 के अंदर में, जिसने अपनी सब टेनेंसी का ऑलरेडी नोटिस दे दिया था लैंडलॉर्ड को उस सेक्शन के अंडर में। जब तक कि ऐसे सब टेनेंट को जो है टेनेंट के एविक्शन का जो प्रोसीडिंग चल रही है उसमें पार्टी नहीं बनाया जाए और ऐसा एविक्शन का जो ऑर्डर है वो उस पर बाइंडिंग नहीं होगा। जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं करेगी कि ये एविक्शन का ऑर्डर सब टेनेंट पे भी बाइंड होगा, तब तक जो है इस ग्राउंड्स का जो है इस सेक्शन के अंडर में उसका कोई भी ऑर्डर जो है सब टेनेंट पे जो है वो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। बट यहाँ पे कंडीशन होनी चाहिए कि ऐसी सब टेनेंट्स जो सब टेनेंट है वो अपनी सब टेनेंसी का जो नोटिस है वो लैंडलॉर्ड को दे और वो उस पर्टिकुलर पार्टी का जो प्रोसीडिंग पार्टी है उसमें कोई पार्टी नहीं हो। तो ऐसे यदि वो पार्टी रहता है और कोर्ट कहती है तो ऐसे केसेस में जो है एविक्शन का ऑर्डर उस पर भी बाइंड होगा। ये था हमारा सेक्शन 12। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 13 की तरफ। कहता है व्हेन टेनेंट कैन गेट बेनिफिट ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट एविक्शन on a suit or any other proceeding being instituted by a landlord or any on the grounds referred to in section 12 or in any appeal or any other proceeding by a tenant against any decree or order for the eviction, the tenant shall within 1 month of the service of writ of summons or notice of appeal or of any other proceeding or within 1 month of institution of appeal or any other proceeding by the tenant, as the case may be, or within such further time as the court may on an application made to it allow in this behalf, deposit in the court or pay to the landlord or amount calculated at the rate of rent at which it was paid for the period for which the tenant may have made default, including the period subsequent there up to the end of the month previous to that in which the deposit or payment is made, and shall thereafter continue to deposit or pay month by the 15th of each succeeding month a sum equivalent to the rent at the rate till the decision of the suit, appeal or the proceeding as the case may be। यहाँ पे ये बात करें कि यदि जैसे कोई टेनेंट है जिसके अगेंस्ट में जो है एविक्शन का सूट लाया जा रहा है, तो ऐसे केसेस में टेनेंट के पास क्या रेमेडी है, वो ऐसे एविक्शन से कैसे बच सकता है। और ये जो क्लॉज है वो स्पेसिफिकली बात करता है उन ग्राउंड्स के बारे में जो सेक्शन 12 के अंदर में रेफ़र किए गए हैं। तो ऐसा कोई सूट या कोई प्रोसीडिंग्स है जो लैंडलॉर्ड इंस्टीट्यूट करता है किसी भी ग्राउंड के अंदर में, सेक्शन 12 के किसी ग्राउंड के अंदर में या किसी अपील में या ऐसी कोई प्रोसीडिंग्स में है जहाँ टेनेंट के अगेंस्ट में कोई डिक्री या ऑर्डर है कन्विक्शन का, उसके एविक्शन का। तो ऐसे केसेस में जो टेनेंट है वो 1 महीने के अंदर जिस दिन से उसे समन जो रेट ऑफ समन सर्विस हुई है या नोटिस ऑफ अपील दी गई है या कोई अदर प्रोसीडिंग्स हैं उसके 1 महीने के अंदर या जो भी प्रोसीडिंग है, ऐसे केस में जो है या ऐसा कोई भी टाइम पीरियड जो है कोर्ट डिसाइड करती है, ऐसे केस में जो है डिपॉजिट कर देगा रेंट या फिर जो है लैंडलॉर्ड को पे कर देगा। कितना रेंट पे करेगा, कैलकुलेट एट द रेंट ऑफ रेंट एट विच इट वॉज पेड, उतने पीरियड के लिए जितना उसने डिफ़ॉल्ट किया है। और ऐसे पीरियड में वो भी पीरियड इंक्लूड होगा जब तक वो डिपॉजिट या पेमेंट नहीं कर देता है उससे पर सूट जो है उसकी प्रोसीडिंग अगेंस्ट उसके चालू हो गई थी। और जब तक डिपॉजिट या पेमेंट नहीं कर देता है तब तक वो पेमेंट करेगा, प्रीवियस मंथ तक करेगा।
और ऐसा जो है पेमेंट जो है वो कंटिन्यू करेगा जब तक प्रोसीडिंग्स चल रही है। कब तक? मंथ बाय मंथ, हर मंथ की 15th को, हर सक्सीडिंग मंथ की 15th को वो ऐसा पेमेंट कर रहा है जितना रेंट उस पार्टीज के बीच में डिसाइडेड था। जब तक कि ऐसे फाइनली सूट का डिसीजन नहीं आ जाता या किसी अपील या प्रोसीडिंग्स जो भी चल रही हैं टेनेंट के अगेंस्ट में, जब तक उसका जो फाइनल डिसीजन नहीं आता था, तब तक वो जो है रेंट जो है पे करता रहेगा। यदि ऐसा वो करता है तो उसके अगेंस्ट में जो है एविक्शन का सूट नहीं लाया जाएगा। क्लॉज 2 ये बात कर रहा है, इफ इन एनी सूट और प्रोसीडिंग रिफर टू इन सबसेक्शन 1 देयर इज ए डिस्प्यूट एज टू द अमाउंट ऑफ रेंट पेबल बाय द टेनेंट, द कोर्ट शैल ऑन अ प्ली मेड आइदर बाय लैंडलॉर्ड और टेनेंट इन दिस बिहाफ which shall be taken at the earliest opportunity during such proceeding or suit, fix a reasonable provisional rent in relation to the accommodation to be deposited or paid in accordance with the provision of subsection 1, and no court shall, save for reasons to be recorded in writing, entertain any plea on this account at any subsequent stage। ये क्लॉज ये बात करता है, यदि किसी सूट या प्रोसीडिंग में जो सबसेक्शन 1 के अंडर में चल रही थी, ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है कि कितना अमाउंट देना है, तो डिस्प्यूट है द अमाउंट ऑफ रेंट पेबेबल, कितना रेंट पेबेबल है, कितना अमाउंट देना है। यदि ऐसा कोई डिस्प्यूट निकल के आता है तो जो कोर्ट है, या तो लैंडलॉर्ड ने ऐसी प्ली की हो या टेनेंट ने ऐसी प्ली करी हो, उनके बिहाफ में जो है ऐसी प्ली कोर्ट के सामने जो है अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में ली जाएगी। सबसे पहले ये क्वेश्चन उठेगा कि क्या बोलते हैं कि डिस्प्यूट जो है वो डिसाइड किया जाएगा। यदि डिसाइड नहीं होता जब तक, तो जो कोर्ट है वो एक रीजनेबल प्रोविजनल रेंट फिक्स करेगी उस एकोमोडेशन के अकॉर्डिंग में, और ऐसा जो रेंट है वो डिपॉजिट किया जाएगा इस सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंगली, एंड नो कोर्ट शैल। यदि ये सबसे फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में जो अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी में ये पॉइंट निकल के नहीं आता है, और बाद में यदि किसी को ये पॉइंट उठाना है, चाहे वो लैंडलॉर्ड है चाहे वो टेनेंट है, तो ये पॉइंट जब तक कोर्ट जो है वो प्ले नहीं करेगी, जब तक जो है किसी भी सब्सिक्वेंट स्टेज पे जो है वो क्या बोलते हैं ऐसा जो रिकॉर्ड नहीं करेगी, राइटिंग में लिख के वो रीजंस जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर रही थी, जब तक वो प्ली नहीं करेगी, इस चीज़ को नहीं उठाएगी। तो ये सबसे पहले जो यदि डिस्प्यूट हो रहा है रेंट को लेके, तो ये अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे जो है लैंडलॉर्ड या टेनेंट दोनों को जो है डिसाइड पॉइंट उठाना होगा। क्लॉज 3 बात करता है, इफ in any proceeding referred to in subsection 1 there is any dispute as to the person or persons to whom the rent is payable, the court may direct the tenant to deposit with the court the amount payable by him under subsection 1 or subsection 2, and in such a case no person shall be entitled to withdraw the amount and deposit until the court decide the disputes and makes एन ऑर्डर फॉर द पेमेंट ऑफ द डिस्प्यूट। अब यदि प्रोसीडिंग के दौरान ये क्वेश्चन उठ रहा है, ये डिस्प्यूट हो रहा है कि कौन सा पर्सन एंटाइटलमेंट है रेंट के लिए, मतलब किसे रेंट देना चाहिए, किसके पास जाएगा रेंट, तो जो कोर्ट है वो टेनेंट को डायरेक्ट करेगी कि जो अमाउंट है वो कोर्ट में सबमिट करे, कोर्ट में डिपॉजिट करे। और जब तक है कोई भी पर्सन, यहाँ पे लैंडलॉर्ड वर्ड नहीं हुआ है, यहाँ पे बोला है नो पर्सन, कोई भी पर्सन जो है ऐसे रेंट को जो डिपॉजिट किया गया है कोर्ट में सेक्शन के अंडर में, वो विड्रॉ नहीं कर सकता जब तक कि कोर्ट फाइनली डिस्प्यूट को डिसाइड नहीं कर देती है, और ये डिसाइड नहीं कर देती कि ऐसा जो ऑर्डर रेंट है वो किसको पे किया जाएगा। ऐसा ऑर्डर वो नहीं निकाल देती है जब तक कोई भी विड्रॉ नहीं करेगा जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है टेनेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है, इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट एनी डिस्प्यूट रिफर टू इन सबसेक्शन 3 एज बीन रेज्ड बाय टेनेंट फॉर रीजंस व्हिच आर फॉल्स और फ्रिवलस, the court may order the defendant against eviction to be struck out and proceed with the hearing of the suit। यदि कोर्ट ये सेटिस्फाई हो जाती है कि जो सबसेक्शन 3 जो प्रीवियस सेक्शन में कि किसको पेमेंट करना चाहिए था, ऐसा जो डिस्प्यूट अराइज हुआ है ये टेनेंट ने सिर्फ इसीलिए उठाया, या जो उठाया वो फॉल्स था, फ्रिवलेस था, जानबूझ के उठाया, गलत था, तो कोर्ट जो है वो टेनेंट का डिफेंस जो है वो उसको स्ट्रक डाउन कर देगी, उससे बोल देगी कि जो भी उसके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स हो इसमें वो डिफेंस नहीं ले पाएगा, और जो प्रोसीडिंग्स है वो ऐसी ही सुनी जाएंगी, मतलब कंटिन्यू सुनी जाएंगी, वहाँ पे डिफेंस लेने का मौका टेनेंट को नहीं दिया जाएगा यदि उस क्लॉज 3 के अंदर, सब क्लॉज 3 के अंदर जो है फॉल्स या फ्रिवलेस ग्राउंड पे जो है डिस्प्यूट रेज करता है। नेक्स्ट क्लॉज है, इफ अ टेनेंट मेक्स डिपॉजिट ऑफ पेमेंट एज रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, no decree or order shall be made by the court for the recovery of possession of the accommodation on the ground of default in the payment of rent by the tenant, but the court may allow such cost as it may deem fit to the landlord।
कि यदि कोई टेनेंट जो है इस सेक्शन के अंडर में क्लॉज़ 1 या सबसेक्शन 2 जो है के अंडर में जो है डिपॉज़िट कर देता है या फुल पेमेंट कर देता है जो भी डिफ़ॉल्टिंग पेमेंट था, तो कोई भी ऑर्डर या डिक्री जो है एकोमोडेशन की रिकवरी की पोज़ीशन के लिए जो है कोई भी ऑर्डर पास नहीं करेगी। इस ग्राउंड पे कि जो है एविक्शन का सूट इस ग्राउंड पे नहीं लिया जाएगा कि उसने टेनेंट ने जो है पेमेंट ऑफ रेंट में जो है डिफ़ॉल्ट किया था। बट जो कोर्ट है वो क्या है कि जो उसे कॉस्ट लगी लैंडलॉर्ड को उसके लिए वो अलाउ कर सकती है। यहाँ पे है, यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिशन है। यदि कोर्ट इस सेक्शन के अंडर में यदि कोई लैंडलॉर्ड लाता है कि नॉन पेमेंट ऑफ रेंट के बेसिस पे टेनेंट को जो एविक्ट किया जाए और ड्यूरिंग दैट प्रोसीडिंग टेनेंट सारे पुराने पेमेंट्स जो है वो कर देता है, तो ऐसे केसेस में उसे एविक्ट नहीं किया जाएगा। बट यदि कोर्ट को लगता है, कोर्ट चाहे, तो टेनेंट को कॉस्ट पे करना होगा जो वो लैंडलॉर्ड को देगी। क्लॉज 6 ये बात करता है, इफ अ टेनेंट फेल्स टू डिपॉजिट और पे एनी अमाउंट एज रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन, द कोर्ट में ऑर्डर द डिफेंस अगेंस्ट एविक्शन टू बी स्ट्रक आउट एंड शैल प्रोसीड विद द हियरिंग ऑफ द सूट, अपील और प्रोसीडिंग एज अ केस में भी। यदि टेनेंट जो है सेक्शन के अंडर में कोई भी अमाउंट पे नहीं करता है या फिर डिपॉजिट नहीं करता है जो भी रिक्वायर्ड रहता है, तो कोर्ट जो है टेनेंट के अगेंस्ट में जो एविक्शन का डिफेंस है उसे स्ट्रक आउट कर देगी, ख़त्म कर देगी और जो है कंटिन्यू करेगी सूट, या तो कोई सूट है, अपील या प्रोसीडिंग जो भी है, जैसा भी केस है, उसको जो है वो प्रोसीड कर देगी बिना डिफेंस सुने हुए। इसके बाद जो था हम पढ़ते हैं अपने आगे सेक्शन 14 की तरफ, जो बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑन सबलेटिंग। मतलब एक बार तो लेट आउट कर दिया, उसके बाद सेकेंड टाइम सबलेटिंग करने से जो है किन केसेस पे रिस्ट्रिक्शन है। एक सेक्शन बोलता है, नो टेनेंट शैल विदाउट द प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द लैंडलॉर्ड sublet the whole or any part of the accommodation held by him as a tenant or transfer or assign his rights in tenancy or in any part thereof। कोई भी टेनेंट जो है बिना भी किसी भी लैंडलॉर्ड की प्रीवियस कंसेंट इन राइटिंग, मतलब यहाँ पे प्रीवियस कंसेंट भी होनी चाहिए, वो भी राइटिंग में। लैंडलॉर्ड की बिना प्रीवियस कंसेंट एंड राइटिंग के बिना कोई भी एकोमोडेशन का पार्ट या पूरा का पूरा एकोमोडेशन सबलेंट नहीं करेगा जो उसे एज अ टेनेंट दिया गया है, या फिर ऐसी टेनेंसी में जो राइट्स है उसको ना तो ट्रांसफ़र करेगा ना असाइन करेगा, ना ही उसके किसी पार्ट को असाइन कर सकता है, ना किसी एक पार्ट को ट्रांसफ़र कर सकता है किसी सब टेनेंट से को। मतलब यहाँ पे यदि लैंडलॉर्ड की परमिशन है, वो भी राइटिंग में है, तब तो वो लीगली है। बट यदि ऐसे केसेस में जहाँ पे लैंडलॉर्ड की कंसेंट नहीं है और राइटिंग में कंसेंट नहीं है, तो ऐसे केसेस में टेनेंट जो है सब टेनेंसी नहीं कर सकता। सेकेंड क्लॉज बात करता है, नो लैंडलॉर्ड शेल क्लेम और रिसीव द पेमेंट ऑफ एनी सच सम or premium or pagdi or claim or receive any consideration whatsoever in cash or in kind for giving his consent to the subletting of the whole or any part of the accommodation held by the tenant। यदि कोई लैंडलॉर्ड है टेनेंट को एकोमोडेशन के किसी पार्ट को या पूरे के पूरे एकोमोडेशन के सबलेटिंग के लिए यदि कोई कंसेंट दे देता है, तो उसके बदले में वो किसी भी तरह का जो है कंसिडरेशन रिसीव नहीं करेगा, कोई भी पेमेंट क्लेम नहीं करेगा, ना रिसीव करेगा, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कैश में हो या काइंड में हो, या प्रीमियम हो या पगड़ी हो या क्लेम, कोई भी रिसीव नहीं करेगा। ये था हमारा सेक्शन 14। आगे बढ़ते हैं हम सेक्शन 15 की तरफ, जो बात करता है नोटिस ऑफ क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सबटेनेंसी। जब भी कोई सबटेनेंसी क्रिएट की जाएगी तो उसका नोटिस लैंडलॉर्ड को देना होगा, या जो टर्मिनेशन होगा उसका नोटिस देना होगा। क्लॉज 1 बात करता है, वेयर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी अकोमोडेशन इज सबलेट आइदर इन होल और इन पार्ट by the tenant with the previous consent and writing of the landlord, the tenant or the subtenant to whom the accommodation is sublet in the prescribed manner give notice to the landlord of the creation of the subtenancy within 1 month of the date of such letting and notify the termination of subtenancy within 1 month of such termination। यदि कोई इस एक्ट के आने के बाद में एकोमोडेशन सबलेट किया जा रहा है, चाहे वो पूरा है चाहे पार्ट में है टेनेंट के द्वारा, और ऐसी सब टेनेंसी में लैंडलॉर्ड की रिटर्न प्रीवियस कंसेंट है, वो भी राइटिंग में है, राइटिंग में प्रीवियस कंसेंट है लैंडलॉर्ड की कि यहाँ आप सब टेनेंट कर सकता है टेनेंट। ऐसे केस में यहाँ पे देखिए इस एक्ट के आने के बाद में टेनेंट है या सब टेनेंट है जिसे एकोमोडेशन सबलेट किया गया है, तो उससे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में जो है लैंडलॉर्ड को नोटिस देना पड़ेगा। किस तारीख से? जिस दिन से उसे सब टेनेंसी का क्रिएशन हो उसके 1 महीने के अंदर जो है उसे लैंडलॉर्ड को नोटिस देना पड़ेगा।
एंड जिस दिन से सब टेनेंसी का टर्मिनेशन हुआ उसके 1 महीने के अंदर जो है उसे टर्मिनेशन का जो है टेनेंट को और नोटिस देना पड़ेगा, किसको? लैंडलॉर्ड को। क्लॉज 2 बात करता है वेयर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट एनी अकोमोडेशन हैज बीन लॉफुली सबलेट आइदर इन होल और इन द पार्ट by the tenant or the subtenant to whom the accommodation has been sublet may in the prescribed manner give notice to the landlord of the creation of the subtenancy within 6 months of the commencement of this act and notify the termination of subtenancy within month of such termination। यदि इस एक्ट के आने के पहले कोई ऐसा एकोमोडेशन है जिसे लॉफुली सबलेट किया गया है या तो पूरा या कुछ पार्ट उसका लेट आउट किया गया है टेनेंट के द्वारा सब टेनेंट को, तो ऐसा जो है ना टेनेंट जो टेनेंट भी हो सकता है, सब टेनेंट भी हो सकता है जिसे एकोमोडेशन लेट आउट किया गया है, वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में लैंडलॉर्ड को नोटिस देगा कि ऐसी सब टेनेंसी क्रिएट हुई है, कब तक, कितने टाइम पीरियड के अंदर? इस एक्ट के कमेंसमेंट के आने के 6 महीने के अंदर। और यदि किसी को टर्मिनेशन का नोटिस देना है तो ऐसे केसेस में टर्मिनेशन के नोटिस का टाइम पीरियड 1 मंथ है। यदि इस एक्ट के आने के बाद में, क्लॉज 1 बात करता है जब इस एक्ट के आने के बाद में कोई सब टेनेंसी क्रिएट की जा रही है तो उसकी क्रिएशन से 1 महीने के अंदर और उसके टर्मिनेशन के 1 महीने के अंदर जो है लैंडलॉर्ड को नोटिस देना होगा। बट क्लॉज 2 बात करता है यदि इस एक्ट के आने के पहले कोई सब टेनेंसी लॉफुली क्रिएट की गई है तो उसका नोटिस 6 महीने के अंदर इस एक्ट के आने के अंदर और टर्मिनेशन का टाइम पीरियड 1 महीने का ही रहेगा। क्लॉज 3 बात करता है वेयर इन एनी केस mentioned in subsection 2 the landlord contests that the accommodation was not lawfully sublet and an application is made to the RCA in this behalf either by the landlord or by the subtenant within 2 months of the date of the receipt of the notice of subletting by the landlord or the issue of the notice by the tenant or the subtenant as the case may be the RCA shall decide the dispute। ये क्लॉज 2 बात करता है कि यदि सबसेक्शन 2 के अंदर जो भी मेंशन है, यदि लैंडलॉर्ड कंटेस्ट करता है कि जो एकोमोडेशन है वो लॉफुली सबलेट नहीं किया गया था और इस बिहाफ में जो है आरसी में एप्लीकेशन फाइल की जाती है या तो लैंडलॉर्ड द्वारा या सब टेनेंट द्वारा, तो 2 महीने के अंदर जिस दिन से उसका नोटिस हुआ within 2 months of the date of the receipt of the notice of subletting by the landlord या फिर और द इशू ऑफ द नोटिस बाय द टेनेंट और सब टेनेंट, टेनेंट या सब टेनेंट के नोटिस इशू करने के 2 महीने के अंदर जो भी टाइम पीरियड है आरसीए जो है ऐसा डिस्प्यूट डिसाइड करेगा। सेक्शन 15 आगे के सेक्शन जो है हम अगले पार्ट में डिसाइड पढ़ेंगे। If you found this video informative and enlightening, don't forget to hit that like button. Please share this button and of course for more engaging legal content, make sure to subscribe to Vidhi Kaksha. Thank you.